गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। दोस्तों, आप जो भी स्टूडेंट्स हैं बोर्ड के 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, सभी की डेट शीट आपकी आ चुकी है। सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, दोनों बोर्ड्स ने अपनी अपनी डेट शीट जारी कर दी हैं। यूपी बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं वो 24 फरवरी से स्टार्ट हैं और जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो आपके 15 फरवरी से स्टार्ट हैं। तो अब तो लगभग आपको बिल्कुल अपनी तैयारियों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। अच्छे तरीके से सब चीजों को छोड़ दीजिए, सब चीजों को छोड़ करके बिल्कुल एकदम मोटिवेट होकर एक मोटिवेशन के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाइए आप सभी। यही आप सभी से उम्मीद करता हूं और यही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बाकी सबको छोड़ दो 2-2.5 महीने के लिए और अपने एग्जाम्स पे फोकस करिए, अपनी प्रिपरेशंस पे फोकस करिए। जब आप फोकस करेंगे, अपना एक गोल बना के चलेंगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे फ्रेंड्स। उसी के क्रम में आज हम अगला डेरिवेशन जो लेके आए हैं वो है आपका दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। लाइट ऑप्टिक्स पे हम पहुंच चुके हैं। ऑप्टिक्स में है ये मिरर फॉर्मूला। ये पहले आपका सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर से सिलेबस में जोड़ दिया गया है एनसीईआरटी के, और ये 5 नंबर का डेरिवेशन आप सभी से पूछा जाता है। ठीक है, कुछ 3-4 डेरिवेशन है ऑप्टिक्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनमें से एक ये है आपका दर्पण सूत्र, हिंदी में बोला जाता है, और मिरर फॉर्मूला इंग्लिश में से बोला जाता है। एक लेंस मेकर फॉर्मूला है, एक कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला है डेरिवेशन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं में से एक ये है। तो आइए एक बार स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मोहित चौधरी आपके चैनल स्टडी विद मोहित पर। दोस्तों, ये जो फिगर आपके सामने बना हुआ है ये कॉनकेव मिरर लिया है हमने, अवतल दर्पण बोला जाता है जिसे। यहां से कोई ऑब्जेक्ट है आपका ए बी ऑब्जेक्ट रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट से जैसे ये पैरेलल रे जाती है, तो आप सभी को पता है कि जब कोई रे पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है आपका यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप सभी को पता है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो वो इससे टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करती है। तो ये रे ऐसे ही गई और यहां से फोकस से पास करती है। उसके बाद दूसरी रे जो है यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, और आप सभी को यह भी पता है कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी वे पे चली जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, यहां से ये रे गई है और फिर यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल चुकी है, पास कर चुकी है। तो जहां इन दोनों रे ने अपने आप को इंटरसेक्ट किया है, अपने आप को काटा है, यही आपकी इमेज बनती है और इमेज को कहा गया है ए डैश बी डैश से मैंने इमेज को शो किया है यहाँ। तो ए बी आपका एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु रखी गई है जिसकी इमेज आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और फोकस, जो फोकस है आपका उसके बीच में बन रही है ए डैश बी डैश। अब हम यहां से मिरर फॉर्मूला कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सिमिलर ट्रायंगल, समरूप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे। पहले एक तो ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे बी ए सी, और एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे सी ए डैश बी डैश। इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर प्रॉपर्टी, जो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी थी, समरूप त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये लैंग्वेज लिख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। कैसे लिखेंगे? माना एक वस्तु ए बी है जो रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब बिंदु बी डैश ए डैश बी डैश पर बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। इसी के लिए हमें मिरर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, दर्पण सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ दो ट्रायंगल में ले लेता हूं, समरूप त्रिभुज, इंग्लिश वाले रसगुल्ले से लिखेंगे इन सिमिलर ट्रायंगल। समरूप त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। समरूप त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, इंग्लिश वाले रसगुल्ले से लिखेंगे इन सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। आप सभी को पता है समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस साइड का, अगर मैंने इसका लंब लिया है, इसका परपेंडिकुलर मैंने लिया है, तो दूसरे त्रिभुज का भी परपेंडिकुलर ही उसका रेशो, इसका बेस लिया है तो इसका बेस और इसके बेस का रेशो इक्वल होंगे। उनकी साइड का जो रेशो होता है, उनकी साइड का जो अनुपात होता है वो इक्वल होता है दोस्तों। तो यहां पे हम लिखेंगे इसे, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर लेता हूं, ऊपर मैंने लिखा ए बी
अपॉन इसका परपेंडिकुलर लिया तो इसका भी परपेंडिकुलर लेंगे हम। ये ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल है तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, जो लंब है इसका लंब ए बी, इसका लंब ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अगर हम इसका बेस ले आधार ए सी तो इसका आधार क्या आ जाएगा, ए डैश सी। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई है, आप इसे फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल से। आप सभी को पता है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनकी जो संलग्न भुजाएं हैं, अगर इसका लंब तो दूसरे त्रिभुज का भी लंब, इसका आधार इसका भी आधार, दोनों के अनुपात, दोनों के रेशो बराबर होते हैं। परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर, बेस टू बेस, हाइपोटेन्यूस है तो हाइपोटेन्यूस टू हाइपोटेन्यूस, इनके रेशो आपस में इक्वल होते हैं। यही कहते हैं हमें सिमिलर प्रॉपर्टी, और यही हमने यूज किया है। इसका ए बी लिया तो इसका भी ए डैश बी डैश लंब लिया हमने परपेंडिकुलर, इसका बेस लिया ए सी तो इसका भी हमने ए डैश सी बेस लिया है। अब दूसरी बात हम करेंगे, समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से, ए डैश बी डैश एफ में, यह है आपका ए डैश बी डैश एफ, तथा ये ट्रायंगल है आपका एम एन एफ, ट्रायंगल एम एन एफ में, इस वाले ट्रायंगल में एम एन एफ और इस वाले में ए डैश एफ बी डैश में। ठीक है, इसमें भी हम सिमिलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब ये ध्यान रखना, यहां रेशो बनाने में यही बात आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ ऊपर हमने बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ली है, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है उसकी साइड ली है, तो यहां भी हम ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड ही लेंगे। ऊपर हम लिखेंगे उसका परपेंडिकुलर, उसका लंब एम एन अपॉन इसका लंब लेंगे, इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहां से इसका बेस लीजिए, क्योंकि हमने पहले इसका बेस लिया था ए सी ऊपर वाले ट्रायंगल का, तो यहां भी ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस लेंगे, ये आ जाएगा एफ एन अपॉन इसका बेस लीजिए ए डैश एफ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इसका लंब लिया एम एन अपॉन में इसका लंब लेंगे ए डैश बी डैश, परपेंडिकुलर बोलते हैं लंब को, इसका बेस लिया एफ एन तो इसका भी बेस लेंगे ए डैश एफ, एफ एन अपॉन ए डैश एफ, ये रेशो इक्वल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जब ये ए बी है तो ये जो एम एन है ये ए बी एम एन के इक्वल होगा या नहीं, क्योंकि जब ये रे पैरेलल है एक्सिस के तो जितनी डिस्टेंस यहां है उतनी डिस्टेंस यहां पे है, तो हम इसे यहां लिख देंगे बिकॉज जो आपका एम एन है वो ए बी के इक्वल है, तो मैं यहां पे एम एन को ए बी से रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूं यहां पे, ये आ जाएगा आपका ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एन ए डैश एफ, ये आप सेकेंड इक्वेशन मान सकते हैं। इसे मैंने सेकेंड इक्वेशन लेट कर ली। अब यहां पे कुछ डिस्टेंस हैं जो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, कुछ बताता हूं। जैसे मैं यहां से पी सी की बात करूं तो पी पोल है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और पी सी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम आर बोलते हैं, तो पी सी हो जाएगा आपका आर, और आर होगा माइनस का, क्यों, क्योंकि मिरर से इधर की सारी डिस्टेंस हम माइनस में लेते हैं, इधर वाली सारी डिस्टेंस हम प्लस में लेते हैं, तो पीसी आपका माइनस आर हो गया। यहां से पी से इस तक की दूरी जो आपकी इमेज है, अगर मैं इसे कहूं पी ए डैश, तो इमेज तक की डिस्टेंस कितनी होती है आपकी, इमेज तक की डिस्टेंस होती है आपकी माइनस वी, यहां से इमेज तक की। अब ऑब्जेक्ट यहां है तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के यू। ठीक है, पी ए डैश माइनस वी, पी ए माइनस यू। इसके बाद अगर मैं यहां से पी से एफ तक की डिस्टेंस निकाल लूं, पी से पोल से एफ तक की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, फोकल डिस्टेंस बोलते हैं, फोकल दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी, और वो कितनी होती है एफ, और इस साइड ही है तो वो भी माइनस के एफ हो जाएगी। ये कुछ डिस्टेंसेस है, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेंड्स, ये दो इक्वेशन हमारी बन चुकी हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी। दूसरी बनी है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एन अपॉन ए डैश एफ। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहां ये लिखता हूं, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो
तो द्वारक क्या होता है? अपर्चर। मिरर का अपर्चर, अपर्चर होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, इसे बोलते हैं हम अपर्चर। दर्पण का द्वारक, जो दर्पण का द्वार होता है। तो एक बात बताइए, अगर ये बहुत छोटा हो, मान लिया इतना है, ये एक तरीके से ऐसे हो जाए, ये मिरर बहुत छोटा हो जाए, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है MN, तो ये N और P लगभग एक जैसे हो जाएंगे या नहीं? बिल्कुल पास पास हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाएंगे ये। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो FN है वो FP के इक्वल हो जाएगा। यहां से लिखूंगा FN किसके इक्वल हो जाएगा? FP के। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब द्वारक छोटा हो जाएगा, मान लिया दर्पण इतना रहा हमने, तो ये जो MN हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला है, ये बिल्कुल N यहां इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो यहां से जो FN हमने लिया है इस इक्वेशन में, वो FN किसके इक्वल हो जाएगा? लगभग FP के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां से FN को FP पुट कर सकते हैं। यहां से इसे लिखेंगे AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू FP अपॉन A डैश F। इसे आप थर्ड मान सकते हैं। अब इक्वेशन की कंपेयरिंग कर लो, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से। ये पार्ट, इक्वेशन फर्स्ट का ये पार्ट देखिए और इक्वेशन थर्ड का ये पार्ट देखिए, दोनों इक्वल हैं। और जब दोनों इक्वल हैं तो हम इन दोनों के जो दूसरे पार्ट हैं उन्हें भी इक्वल रख सकते हैं। तो यहां से अगर इक्वल भी रख दे दोनों को, तो इससे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हम इसे कह सकते हैं AC अपॉन A डैश C इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? FP अपॉन A डैश F के। ठीक, अब इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, AC A डैश C FP A डैश F। सबसे पहले AC की वैल्यू अगर हम निकाल लें, कहां है AC? ये रहा AC आपका, यहां से यहां तक की डिस्टेंस AC है। लेकिन निकाल लेंगे कैसे इसे? हमें P से A तक की डिस्टेंस पता है, कितनी है? -u। और हमें P से C तक की डिस्टेंस भी पता है, कितनी है? -r। तो हम इसे -u -r लिख सकते हैं। अगर हम इस पूरी डिस्टेंस में से u में से इतनी डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस बच जाएगी AC। तो AC को हम क्या पुट कर सकते हैं? AC को लिख सकते हैं -u -r। ये माइनस सब्ट्रैक्ट वाला है और ये माइनस इनके वाला है जो r के साथ है। तो इसे लिखिए जरा, यहां ये हो जाएगा आपका -u -r अपॉन, इसी तरीके से A डैश C की वैल्यू निकालिए। कहां है A डैश C? ये रहा A डैश C। इसका मतलब P से C तक की डिस्टेंस लो और P से A डैश तक की डिस्टेंस उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर मैं A डैश C की बात करूं, यहां से A डैश C हो जाएगा आपका, P से C तक की डिस्टेंस कितनी है? -r। इसे लिखेंगे हम -r। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? P से A डैश तक की, वो कितनी है? -v। तो इसमें से -v सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको A डैश C मिल जाएगा। इसे लिखेंगे हम -r -v इज इक्वल टू, अब FP पे आ जाओ। FP की डिस्टेंस कहां है? FP तो यहां से यहां तक है, हमें पता है क्या है FP? -kf। तो इसे -f पुट कर देंगे हम। उसके बाद नीचे निकालना है हमें A डैश F। A डैश F ये रहा, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो क्या करें? P से A तक की डिस्टेंस को अगर मैं लिखूं A डैश F को, P से A तक की डिस्टेंस कितनी है? A डैश तक की ये है आपकी -v। और इसमें से अगर मैं P से F तक की डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास इसकी डिस्टेंस आ जाएगी किसकी? A डैश F की। तो ये आ जाएगा आपके पास A डैश F -v -f, ये आ जाएगा आपके पास। अगर नहीं आपको समझ आया है तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं आप। जो डिस्टेंस जैसे जैसे निकालनी है, मैंने यहाँ पैरेलल में लिख के भी दिखाया है आपको। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों ये हो जाएगा आपका -u, ये माइनस प्लस हो जाएगा u प्लस r अपॉन -r प्लस v हो जाएगा, और इज इक्वल टू -kf अपॉन -v प्लस f हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। लेकिन हमारा जो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, उसमें कहीं भी r का कोई नामो निशान नहीं होता। ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसमें कहीं पे भी r नहीं है, तो इसका मतलब इस r को तो हमें हटाना पड़ेगा। यहां से हटाएंगे कैसे? हमें पता है r इज इक्वल टू क्या होता है? वो f का 2 गुना होता है। जो फोकल डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस का डबल होता है r। तो r की जगह आप 2f पुट कर दीजिए जहां जहां r है। तो इसे हम लिखेंगे
माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस v इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। ये हमने यूज किया है, यहाँ पे इसे आप ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस के u प्लस 2f हो जाएगा इंटू माइनस वी प्लस एफ हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एफ, और ये हो जाएगा माइनस के 2f प्लस वी। इसकी मल्टीप्लाई करिए अंदर, माइनस यू की v में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के यू वी, माइनस यू की f में करेंगे माइनस के यू एफ, 2f की v में करेंगे माइनस के 2f वी, 2f की f में करेंगे प्लस के 2f स्क्वायर हो जाएगा ये इज इक्वल टू माइनस एफ की माइनस 2f में करेंगे ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, माइनस एफ की v में करेंगे माइनस एफ वी हो जाएगा। इस 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एफ वी को इधर ले आइए, ये बचेगा आपका यू वी माइनस यू एफ माइनस 2f वी और माइनस प्लस एफ वी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसमें से ये एफ वी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या यू वी माइनस यू एफ और माइनस के एफ वी इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को यूवीएफ से डिवाइड कर दीजिए आप, ये स्टेप यहां याद रखना है। मैं यूवीएफ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं। जैसे ही डिवाइड करेंगे यूवी अपॉन यूवीएफ माइनस यूएफ अपॉन यूवीएफ माइनस एफ वी अपॉन यूवीएफ इज इक्वल टू 0। यूवी से यूवी खत्म, यूएफ से यूएफ खत्म, एफ वी से एफ वी खत्म, बचा क्या 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 0। और यही है आपका मिरर फॉर्मूला। इसे आप दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है 5 नंबर में, जरूर ध्यान रखिएगा इसे। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आप सभी की समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। इसी के साथ मैं मोहित चौधरी आप सभी से विदा लेता हूं दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।